सरिता अपनी अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहती है। मेरे पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं है और आज बहू की मुंह दिखाई है, मैं क्या पहनूं? अपनी बहू की मुंह दिखाई में अगर मैं अच्छी नहीं लगी तो एक काम करती हूँ, बहू आई है तो अपने साथ साथ कुछ और नई साड़ियाँ भी लाई होगी। एक काम करती हूँ, बहू की कोई साड़ी मांग लेती हूँ, वही पहन लूंगी। सरिता तुरंत अपनी बहू निधि के कमरे में जाती है, जहां बिस्तर पर एक बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी रखी थी, जिसे देखते ही सरिता को वो साड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। कितनी प्यारी साड़ी है ये, देखकर ही लग रहा है कि ये साड़ी तो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। सरिता वहीं पर बैठी थी कि कुछ देर बाद सरिता की बहू बाथरूम से निकलती है। अरे माँ जी, आप यहाँ मेरे कमरे में, आपको कुछ चाहिए था क्या? माँ जी, कहीं कहीं मैं मुंह दिखाई की रस्म के लिए तो लेट नहीं हो गई ना? आप मुझे लेने आई हो? माँ जी, मुझे माफ कर दो, वो बालों में जोड़ा बनाया था इसलिए जल्दी नहीं खुल रहा था। आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं जल्दी से तैयार होकर आ जाऊंगी। अरे अरे बहू, तू इतना घबरा क्यों रही है? मैं यहाँ तुझे सुनाने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी साड़ी ही नहीं है और आज तेरी मुंह दिखाई है। अब बहू की मुंह दिखाई में सास अच्छी ना लगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और ये तेरी बनारसी साड़ी कितनी प्यारी है। हाँ माँ जी, साड़ी तो सच में बहुत प्यारी है। मैंने सोचा था पहले ही कि मैं इसे अपनी मुंह दिखाई में पहनूंगी। बहू, तेरे पास तो और भी एक से एक अच्छी साड़ी होंगी ना, तो मुझे ये वाली साड़ी दे दे। मेरे पास ना एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, आसपास के लोग आएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे। ठीक है माँ जी, अगर आपको ये साड़ी इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है तो आप ही पहन लीजिए। मेरे पास बनारसी साड़ी में एक और दूसरी साड़ी है, मैं वो पहन लूंगी। बिल्कुल सही कह रही है बहू तू, तुझ पे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा चल, अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, कुछ देर में मेहमान भी आने लग जाएंगे। दोनों सास बहू तैयार होने लग जाती हैं। सरिता अपनी बहू को मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठा देती है। अब वहाँ आसपास की सभी औरतें भी जमा हो जाती हैं। सरिता की पड़ोसन विमला निधि का घूंघट उठाती है और उससे कहती है। अरे दोनों सास बहू एक दूसरे की टू कॉपी लग रही है। सरिता, ये तेरी सच में ही बहू है ना? कहीं तेरी बेटी तो नहीं? क्योंकि हम लोग तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं सास बहू को। अब मैं इस उम्र में भी इतनी जवान हूँ कि तुम सब लोग पहचान ही नहीं पा रहे हो, ये मेरी गलती थोड़ी ना है और ये मेरी बहू ही है। साड़ी भी बिल्कुल तेरी जैसी ही पहनी है तेरी बहू ने। तुम लोग अब जलो मत और मेरी बहू की मुंह दिखाई करो। सब लोग सरिता की बहू को बिल्कुल उसके जैसे ही बताते। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरिता अपने कमरे में चेहरे पर फेस पैक लगाकर बैठी थी। तभी वहाँ निधि आती है। माँ जी, आपने अपने चेहरे पर ये क्या लगाया हुआ है? बहू, इसे फेस पैक कहते हैं। अब इस उम्र में मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ तो अपने चेहरे का ख्याल तो रखूंगी ना। आज भी लोग मुझे तेरी सास कम दीदी ज्यादा मानते हैं। ये तो बिल्कुल सच कहा माँ जी आपने। जब आप उनका रिश्ता लेकर आई थी, मुझे खुद यही लगा कि आप उनकी बड़ी बहन हो। अच्छा माँ जी, आप जो भी ये लगा रही हो अपने चेहरे पर, मुझे भी बताओ, मैं भी लगाऊंगी। वही रखा है एक कटोरी में फेस पैक, एक काम कर तू भी लगा ले, फिर मेरी तरह ना तू भी सुंदर लगेगी। सास बहू पहले ही काफी हद तक हमशक्ल लगती थी। अब तो निधि ने भी अपनी सास को कॉपी करना शुरू कर दिया था। जैसे सरिता का रहन सहन था, अब निधि भी वैसे ही रहने लग गई थी। कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू बाजार जा रहे होते हैं और बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे कि तभी बाइक से सरिता का बेटा गोविंद उन दोनों को जाते हुए देख लेता है और बाइक रोककर उनके पास जाता है और निधि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। माँ, आप और निधि कहाँ जा रहे हो? दोनों मुड़ते हैं और निधि को गोविंद माँ बोलता है। ये उसे अच्छा नहीं लगता। आपको मैं अपनी माँ कहाँ से दिखाई दे रही हूँ? या आपकी नजर कमजोर हो गई है जो माँ और बीबी में फर्क नहीं पहचान पा रहे हो? माँ जी, आप देख रही हो ना इन्हें, मुझे अपनी माँ कह रहे हैं। मैं कहाँ से इनकी माँ लग रही हूँ? गुस्सा दिलाने वाले काम खुद करते हैं और फिर मुझे ही उल्टा बोलते हैं। अरे बहू, तू गुस्सा क्यों हो रही है? तू माँ कहाँ है? इसमें तो मेरी तारीफ है। अब मैं अपनी बहू की जैसी लगती हूँ। अब मैं भी इस उम्र में इतनी तारीफ सुनकर थक चुकी हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप दोनों एक जैसे लग रहे हो। एक तो मैं पहचान नहीं पाया, ऊपर से पीछे से देखा था तो मुझे गलतफहमी हो गई। सब्जी लेने के बाद तीनों अब साथ में घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। सरिता को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अब वो अपनी बहू जैसी ही दिखती है। कुछ दिनों बाद निधि अपने कमरे में अकेली बैठी होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे निधि बहू, क्या बात है? तू ऐसे अकेले बैठी है?
क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? घर में बाकी सब लोग कहाँ चले गए? कहीं तुझे सब छोड़कर घूमने तो नहीं चले गए ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो माँ जी आज अपनी बहन के घर गई हैं। गोविंद अपने काम पर ही गए हैं, ससुर जी भी अपने काम पर गए हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या आपको? नहीं, कोई काम तो नहीं था। वो तो मैं बस सरिता से मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए हैं ना, सरिता से मिली नहीं हूँ, तो मैं खुद ही मिलने आई। लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। कोई बात नहीं, शाम तक माँ जी आ जाएंगी। तब तक आप मिल लेना, या मैं ही बता दूंगी माँ जी को कि आप आई थी उनसे मिलने के लिए। वो खुद फिर आपके घर आ जाएंगी। ठीक है बहू। वैसे भी तेरी सास तो अभी तक कितनी अच्छी लगती है, और तू बस अपनी सास की कॉपी लगती है। तू पहले से ही ऐसी थी या अब यहाँ आकर हुई है? वो तो माँ जी इतनी अच्छी है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं माँ जी की तरह ही दिखूं। बहू, फिर भी तू बड़ी पागल है। अरे वो तो सास है, और अगर अब भी जवान लगेगी तो लोग उसकी ही तारीफ करेंगे। तुझे तो बस अपनी सास का हमशक्ल ही बुलाया जाएगा। ऐसा भी नहीं है आंटी जी, मैं माँ जी से छोटी हूँ, और कितना भी कुछ भी कर लूँ, माँ जी मुझसे उम्र में तो बड़ी ही लगेंगी ना। हाँ वो तो है, लेकिन तू भी कुछ अपने लिए सोच लिया करना फिर। विमला की बात सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने लिए शॉपिंग करने के लिए मॉल में चली जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड मधु उससे मिलती है। अरे मधु, तू इतने दिनों बाद दिखी है। मुझे तो लगा था तू मुझे भूल ही गई होगी। रहने दे, शादी के बाद तो तू खुद बिजी हो जाएगी और इल्जाम मुझ पे लगा रही है। अच्छा वैसे ये सब छोड़, उस दिन जो तूने अपनी सास के साथ फोटो डाली थी, सच में तेरी सास ने तो मेरा दिल ही ले लिया। कितनी सुंदर है यार। तुझे तो लगता होगा ना कि तेरी सास कितनी सुंदर है। तू इतने दिनों बाद मुझसे मिली है और मेरा हाल चाल पूछने के बजाय तू ये बोल रही है कि मेरी सास कितनी सुंदर है। अरे मेरे बारे में भी तो कुछ पूछ लेती, कम से कम मेरा ही दिल रखने के लिए ही पूछ लेती। तुझे देखकर ना मुझे हमेशा तेरी सास ही याद आती है, इसलिए मैंने तेरी सास के बारे में ही पूछा। अच्छा, मुझे भी घर जाना है, बाय। अपनी सहेली की बात सुनकर निधि गुस्से में आग बबूला हो जाती है और बहुत सारे जींस टॉप खरीद लेती है। अगले दिन निधि जींस टॉप पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे वाह, अपनी सास की हमशक्ल बहू की शक्ल आज बदल गई। क्या बात है निधि, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और ये जीन्स और टॉप तुम पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहू, तू तो वाकई बहुत सुंदर लग रही है। मेरी मान तब यही पहना कर। चलो किसी कपड़े में तो मैं अपनी सास की हमशक्ल नहीं लग रही ना, वरना तो लोगों के मुंह से यही बात सुन सुनकर थक चुकी थी मैं। बहू तू तो सच में बहुत सुंदर है, और अगर तू इस बात से नाराज है तो प्लीज नाराज मत हो। मेरे लिए तो तू ही सबसे सुंदर है। अपनी सास का प्यार देखकर निधि आगे कुछ नहीं बोलती। फिर कोई उसकी सास को हमशक्ल बोलता तो उससे अपनी तारीफ ही समझती। बेलापुर नाम के एक गांव में गुंजा नाम की लड़की अपने पिता रामू और माँ चंचल के साथ रहती थी। वो हमेशा से ही घर के कामकाज में बहुत अच्छी थी। गुंजा की शादी सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। उसकी माँ आशा बहुत ही ज्यादा ढोंगी और लालची होती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। दोनों सास बहू की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? अरे माँ जी, यही घर पर तो हूँ। अच्छा, तो क्या मिस्टर इंडिया हो गई है जो नजर नहीं आ रही थी? नहीं नहीं, मैं तो नागिन बन गई थी ना, दिल में छुप गई थी, आपने देखा ही नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन गांव में कालीचरण नाम के तांत्रिक बाबा आते हैं। वो अपने तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों से छल कपट किया करते थे। गुंजा की सास आशा भी बाबा से मिलने पहाड़ी पर अक्सर जाया करती थी। जय हो बाबा की, प्रणाम बाबा जी। तुम्हारे सारे काम बिगड़ रहे हैं, पैसे की तंगी आ रही है, घर में मनुष्यत छा रही है। बाबा जी, ये सब आपको कैसे पता?
बच्चे, बाबा सब जानता है। हाँ बाबा जी, कुछ ऐसा निवारण करो कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। बच्चा, उपाय तो मिल जाएगा, लेकिन धन भी लगेगा उसके लिए। धन क्या बाबा जी, आप जो मांगे सब दूंगी। कलेश खत्म कर दो घर का। जाकर मेरे लिए 56 भोग लेकर आ और धन राशि भी लाना। बाबा तेरे सभी कष्ट हर लेगा। आशा खुशी खुशी बाबा के लिए 56 भोग बनाकर और 10,000 रुपए लेकर आती है। वो उसे भभूत पढ़कर दे देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और गुंजा के पति सोनू को काम में मुनाफा हो जाता है, जिसके बाद आशा का बाबा पर यकीन और भी पक्का हो जाता है। आ गई पुत्री, तू फिर से आ गई। बता, इस बार क्या मदद चाहिए बाबा से? जय हो बाबा की। आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। बस मेरी बहू को भी अगर मेरे बस में कर दो तो। बच्चा, तू चिंता मत कर, बस माया लाती जा। बाबा तेरे सारे साए दूर कर देगा। ढोंगी कालीचरण बाबा पानी पर मंत्र पढ़कर आशा को दे देते हैं और उसे अपनी बहू को पिलाने को कह देते हैं। पर ये सब तो ढोंग था, तो बहू पर क्या ही असर होना था सबका। ऐसे ही अगली सुबह। बहू, अरे ओ बहू, जरा यहाँ तो आ। सास के पैर दबा, बड़े दर्द हो रहे हैं। हाँ। क्या माँ जी, क्या कहा आपने? अरे आप मेरा सर दबा दो ना, इतना दुख रहा है सुबह से काम कर करके। अरे सास से सेवा करने को बोल रही है कलमुही। अरे तो कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए कह दिया जो इतना भिनभिना रही हैं आप? मैं मक्खी नहीं जो भिनभिनाऊं, मेरे पास आ, तेरे 4 लगाऊंगा। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? अपनी सास से जुबान लड़ाए जाती है। आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू को परेशान करते हुए? लगता है बाबा जी का पानी काम नहीं आया इस चुड़ैल पर। दोबारा जाना होगा। उसकी सास फिर से कालीचरण बाबा के पास जाती है और इस बार बहुत सारे फल, कपड़े और धन लेकर जाती है, जिसे देखकर बाबा का लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बाबा जी, आपके पानी का तो कोई असर ही नहीं हुआ उस कलमुही बहू पर। बाबा की दृष्टि को दिख रहा है, तेरी बहू में एक चुड़ैल का साया है। अरे क्या बाबा जी, मेरी बहू पर चुड़ैल का साया? अरे बाबा कुछ करो। चिंता मत कर बालक, जब बाबा तेरे साथ है तो डरने की कौन सी बात है। जी बाबा जी, अब तो बस आपका ही आसरा है। जो भी करना है सब आपको ही करना है। हाँ। जा बालक जा, आज रात ठीक 12 बजे अपने घर का सारा सोना और पैसा लेकर आ जाना। आशा घर आ जाती है और रात को जब सब सो रहे थे, वो घर का सारा पैसा, गहना सब लेके कालीचरण बाबा के पास जाती है। उसकी बहू उसे ये सब करता देख लेती है और चुपके से उसका पीछा करने लगती है। वो काली बाबा के ठिकाने पर पहुंच जाती है। आशा सारे गहने और पैसे बाबा के चरणों में रख देती है। बाबा जी ये लीजिए, और हाँ, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरी बहू के अंदर बसी चुड़ैल को जल्दी बाहर निकाल देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो बैठा है तेरा बाबा। अरे चिंता मत कर। जी बाबा जी। तू यहाँ बस ध्यान लगाकर बैठ और जो मैंने मंत्र बताया है ना, उसका जाप कर, और जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। जी बाबा जी। आशा की आंखें बंद करते ही बाबा सारा पैसा और गहने
अपनी पोटली में डाल लेता है और भागने की तैयारी करने लगता है। तभी छुपकर सब देख रही गुंजा बाहर आ जाती है। रुक जाओ। अरे चुड़ैल नहीं बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? सासू माँ, आप जिसे बाबा समझ रही है ना, वो एक ढोंगी है, ढोंगी। अरे मूर्ख, तुझ पे तो चुड़ैल का साया है। हाँ। अरे मैं चुड़ैल नहीं हूँ, ये बाबा लुटेरा है। सारे गांव के लोगों को बुद्धू बनाकर पैसे लूट रहा है उनसे, और आप भी इनके झांसे में आ गई। अरे ओ मूर्ख, क्या कह रही है ये सब? बाबा की बेइज्जती करती है और ये क्या छल कपट की बातें कर रही है? अरे मैं काली चरण बाबा हूँ, बोलो जप नाम जप नाम जप नाम। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। मेरी सासू माँ को तो पागल बना लिया, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। देख देख क्या क्या बोल रही है ये शैतान आत्मा। ये सब तेरी बहू नहीं, वो आत्मा बुलवा रही है इससे। गुंजा बाबा पर हमला करती है और उनकी नकली दाढ़ी मूंछ निकाल देती है। साथ ही उसका झोला भी छीन लेती है, जिसमें सारे गहने और पैसे थे। ये सब देखकर गुंजा की सास आशा के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं कि जिसे वो सिद्ध बाबा समझ रही थी, वो तो असल में एक बहुत बड़ा चोर था, जिसे काफी समय पहले गांव वालों ने बहुत मारा पीटा था और गांव से बाहर निकाल दिया था। गुंजा तुरंत ही पुलिस को फोन करती है। माँ जी, आपको क्या लगता है किसी भी तंत्र विद्या से हम किसी को भी अपने वश में कर लेंगे, किसी को भी अपनी उंगलियों पे नचा लेंगे? ऐसा नहीं है माँ जी। रिश्ते प्यार और अपनेपन से बनते हैं, किसी काली बाबा के टोने टोटके से नहीं। समझी आप? बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे हाँ, मुझे माफ कर दे। अपनी बहू की बातें सुनकर आशा को अपनी गलती का एहसास होता है कि किसी भी काली विद्या और ढोंग पाखंड से घर में खुशियां नहीं आ सकती। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और काली बाबा को पकड़कर ले जाती है। दोनों सास बहू खुशी खुशी घर आ जाती हैं और फिर उन दोनों के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं होता। जिसके बाद आशा का बाबा पर यकीन तंत्र विद्या वाली कहानी है। क्या आ गई आपने भी पुत्री, कभी ऐसा कुछ तू किया फिर है? से आ क्या गई। देखा है? बता हाँ, इस बार कमेंट क्या करने में मदद चाहिए कंजूसी बाबा मत से? करना। हाँ। जय हो। सुलोचना अपनी पड़ोसन रमा से बात करते हुए बोलती है। पता नहीं कैसे लोग इतना भर भर के दहेज ले लेते हैं। मेरी बहू का एक पैर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसके मायके वालों से एक पैसा तक नहीं लिया। हाँ हाँ, यहाँ तो तू सब्जी वालों से भी मोल भाव करने लगे। तेरे लालच के किस्से पूरे मोहल्ले में हैं और तूने अपनी बहू के मायके वालों से बिना दहेज की शादी करवा दी, और वो भी जब उसका एक पैर ठीक नहीं है। पागल ना किसी और को ही बना तू, मुझे नहीं। तो तुझे क्या लग रहा है मैं अपने सास बहू के रिश्ते में भी लालच लाऊंगी क्या? और नहीं तो क्या। अरे नहीं, मैं तो मेरी बहू से बहुत प्यार करती हूँ। वो अगर सामने से भी लाकर मुझे पैसे दे देना तो मैं तब भी ना लूं उससे पैसे। हाँ, तू बोल रही है तो कर भी क्या सकते हैं हम। जरा अपनी बहू से तो पूछ वो क्या बोल रही है। अब तू क्या है वो उस बेचारी से ज्यादा किसे पता होगा। अच्छा, अब तुझे मेरी बातों पर यकीन भी नहीं हो रहा है। कोई नहीं, रुक मैं अपनी बहू को ही बुला देती हूँ। वो बोलेगी तब तो यकीन हो जाएगा ना। इसी बात पर अब अपनी बहू को बुला ले। सुलोचना आवाज लगाकर अपनी बहू निधि को बुलाती है और वहाँ निधि जैसे ही आती है, सुलोचना निधि से बोलती है। बहू तू ही बता दे, मैंने एक भी रुपया लिया है क्या तेरे मायके वालों से तेरी शादी में? नहीं, इसकी जुबान तो अभी से लड़खड़ आ रही है। पक्का सिखा के हिला रही है तू अपनी बहू को। अरे रुक रुक के क्या बोल रही है, साफ साफ बता देना सबको। देख ये तेरी सास के बारे में क्या बोल रही है। नहीं आंटी जी, माँ जी सही बोल रही हैं। माँ जी को तो सामने से पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया, और आप इनको लालची बोल रही हो। क्या बात है सुलोचना, बहू के आते ही तेरे रंग और ढंग दोनों ही बदल गए। चल ये भी सही है, अभी तू बहू का सहारा बनेगी, तभी तो ये तेरे बुढ़ापे में तेरी बहू तुझे सहारा देगी। मैं कोई भी काम किसी लालच से नहीं करती हूँ, जो होना होगा वो खुद हो जाएगा, तू उसकी टेंशन मत ले। हाँ आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। अरे जब तेरा पैर ठीक नहीं है तो तू क्यों कर रही है? अपनी सास या नंद से बोल दे, उन दोनों में से किसी से काम करवा ले। नहीं, अब बहू के आने के बाद भी माँ जी काम करे, ऐसे अच्छा थोड़ी न लगता है, इसलिए घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। तेरे तो भाग ही खुल गए ऐसी बहू पाकर।
तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरी कितनी ज्यादा फिक्र करती है बहू। हाँ, बस यही तो खुशी है। सुलोचना और रमा दोनों बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रमा वहाँ से चली जाती है और सुलोचना निधि के पास जाकर बोलती है, मैंने तुझे बोला था अपने मायके वालों से बोलकर एक नया फ्रिज मंगवा ले, तूने अभी तक बोला नहीं क्या उन्हें? माँ जी, ऐसे बार बार अच्छा थोड़ी लगता है उन्हें परेशान करना। अभी थोड़े दिन पहले ही तो उन्होंने वॉशिंग मशीन भेजा था और अब फ्रिज। हाँ, तो जब अपनी लंगड़ी बेटी को भेज रहे थे तब तो अच्छा लग रहा था उन्हें। अब अपनी लंगड़ी बेटी की सुविधा के लिए थोड़ा सामान देने को मौत आएगी उनकी। माँ जी, आप उन्हें इतना भला बुरा क्यों बोल रही हो? वो खुद थोड़ी आए थे मेरा रिश्ता करवाने। आपने ही तो उन्हें बोलकर मेरी शादी करवाई थी ना। हाँ, मैंने तो करवाई थी, लेकिन मुझे ये लगा था कि तू घर में आएगी तो पूरा घर भर जाएगा। लेकिन तेरे माँ बाप को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, भेज दिया बेटी को ऐसे ही खाली हाथ। माँ जी, उन्होंने इतना सब तो दिया, लेकिन जब आपका पेट ही नहीं भरता तो इसमें उनकी क्या गलती है? आपको तो जितना भी दे दो कम ही लगता है। मुझसे बदतमीजी कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? रुक, तुझे तो मैं सीधा करती हूँ, बहुत जुबान चल रही है तेरी, रुक यहीं। सुलोचना अंदर जाती है और वहाँ से डंडा लेकर आती है और निधि को काफी मारती है। निधि बेचारी ये सोचकर चुप हो जाती है कि वो अगर किसी को अपना दुख बताएगी तो उसके लिए ही परेशानी होगी, इसलिए निधि भी चुपचाप अपनी लालची सास के अत्याचार सहती रहती है। और सुलोचना भी इसी बात का फायदा उठाकर निधि को हमेशा किसी न किसी बात से परेशान करती रहती है और उसे अपने मायके से कुछ न कुछ बोलकर मंगवाती रहती है और ना लाने पर वो अत्याचार भी करने लगती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद निधि का पति मनोज काम से वापस दूसरे शहर से आया होता है और घर में नया वॉशिंग मशीन देखकर दोनों को बुलाता है और कहता है, माँ, निधि, ये वॉशिंग मशीन कहाँ से आया? पहले तो नहीं था और काफी महंगा भी लग रहा है। किसी ने दिया है क्या? नहीं, इतनी महंगी वॉशिंग मशीन कौन देगा? ये तो मेरे मायके से आई है, उन्होंने ही दिया है। तुम्हें पता है ना, मुझे किसी से महंगे तोहफे लेने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुमने क्यों ली? मैंने क्या कोई कमी रखी थी तुम्हारे लिए जो तुम्हें अपने मायके से सब कुछ लेना पड़ रहा है? नहीं, ये तो माँ जी। माँ जी क्या? कुछ नहीं बेटा, वो तो शगुन था इसलिए दिया था, वरना तुझे लगता है मैं बहू को ये लेने देती? तू तो अपनी माँ को जानता ही है ना। जानता हूँ, लेकिन अब कौन सा शगुन दिया जा रहा है? शादी को हुए तो इतना समय हो गया है, अब ये सब देने का क्या मतलब है? अरे उनके यहाँ रस्म होती है कोई, इसलिए आया है। और तुझे क्या है, तू जा, थक गया होगा, आराम कर ले थोड़ा। कोई बात नहीं, इसे वापस कर देना। अगर आप लोगों से वापस नहीं किया जाएगा ना तो मुझे बता देना, मैं खुद ही वापस करके आ जाऊंगा। अरे वापस क्यों करना, आ गया है तो रखे रहने दे। अब क्या तुझे ये काट रहा है? और पहले वाली मशीन तो खराब हो गई थी, ये आ गई है तो अच्छा ही हुआ, कम से कम मदद तो होगी। मुझे लग ही रहा था ये आपने ही बोला होगा। माँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप क्यों इतना लालच करती हो। मैं हूँ तो आपकी सारी इच्छा पूरी करने के लिए, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? माँ, घर आया नहीं कि तेरी बीवी ने तेरे कान भी भर दिए? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ माँ, इसने कुछ नहीं बताया मुझे, लेकिन मैं हूँ तो आपका ही बेटा, अच्छे से जानता हूँ आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। मनोज इतना बोलकर कमरे में चला जाता है और मनोज को ऐसे अपनी माँ के खिलाफ जाते हुए देखकर निधि में थोड़ी हिम्मत आती है और वो मनोज को सब सच बताने की ठान लेती है और कमरे में जाकर मनोज से बोलती है, मनोज जी, आपकी माँ बस लालच ही नहीं करती, बल्कि लालच के साथ मुझ पर भी अत्याचार भी करती है वो। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने बाहर माँ के खिलाफ बोला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगी मैं सच मान लूंगा। मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी की लालच अगर मैं पूरी नहीं करती हूँ तो माँ जी मुझे बहुत मारती हैं, और ये सब झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मैं मानता हूँ मेरी माँ लालची है, लेकिन अपनी बहू पर अत्याचार ऐसा नहीं हो सकता। मनोज निधि की बात को नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर निधि फिर दुखी हो जाती है और काम करने किचन में चली जाती है। वहीं बाहर सीढ़ियों के पास सुलोचना खुद से बात करते हुए बोलती है, एक तो इस लंगड़ी की वजह से मुझे जो चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से इसने मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया। अब तो इसके अकल ठिकाने लगाने ही पड़ेगी। इतना बोलकर सुलोचना सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है कि जब भी निधि वहाँ से जाए तो गिर जाए और ना ही खुद को गिरने से संभाल पाए। लेकिन ये सब करते हुए सुलोचना को मनोज देख लेता है और उसे सारी बात समझ आती है। जब निधि सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रही होती है, अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिर ही रही होती है कि मनोज उसे संभाल लेता है और सुलोचना के आगे निधि को बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर आज तुम सीढ़ियों से गिर जाती, तुम्हें कुछ हो जाता, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।
ये तो मैं अपनी लापरवाही की वजह से गिर गई थी। आप क्यों माफी मांग रहे हो? ये तुम अपनी लापरवाही के कारण नहीं, मेरी माँ के अत्याचार और लालच के कारण गिरने वाली थी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? सही बोल रहा हूँ, मैंने आपको तेल गिराते हुए देख लिया था। आपको अपने लालच से बहुत प्यार है ना, हमसे नहीं तो ठीक है। तो आज से आप इस बड़े से घर में अकेले रहिए, मैं अपनी बीबी को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। ये तू क्या बोल रहा है? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी अकेले? मैं तेरी माँ हूँ। ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मनोज को सुलोचना की हरकतों के बारे में पता चलता है और वो निधि को वहाँ से लेकर चला जाता है। अपने बहू बेटे के जाने के बाद सुलोचना के पास अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचता और वो अपने आगे की जिंदगी इसी अफसोस में गुजारती है।